तो जो हाथरस की घटना हुई उस पे जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस व्यक्ति ने ये भगदड़ कराई, क्या ये अपने आप हो गई या किसी साजिश के तहत कराई गई है। तो सबसे पहले गिरफ्तारी प्रशासनिक लोगों की होनी चाहिए, उसके बाद किसी और की गिरफ्तारी की बात आनी चाहिए या कि इन्वेस्टिगेशन इस पे होनी चाहिए कि क्या जो ये हाथरस में जो घटना हुई है, जो एक शेड्यूल कास्ट समाज से जो बाबा आते थे उनके खिलाफ किसी दूसरे ग्रुप ने साजिश करके तो ये भगदड़ नहीं कराई। और कोई भी व्यक्ति अगर कानूनी परमिशन लेता है ना किसी फंक्शन को करने की, तो जिम्मेदारी सारी सरकार की हो जाती है, सरकार की हो जाती है, क्योंकि वो परमिशन मिली हुई है। अगर कोई भी इस प्रकार की घटना हुई तो वो पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। हाथरस की वो बड़ी घटना जिस पर अब भी आप कह सकते हैं कि वावेला मचा हुआ है, और इस घटना की जिम्मेदारी से सरकार लगातार जो है कन्नी काट रही है, भाग रही है। ये बड़ा फेल्यूर है और इसको लेकर के अब वो तमाम बड़े लोग जो है, जो समाज के जिम्मेदारों में शुमार किए जाते हैं, वो भी अब जो है इसकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और इसी कड़ी में मैं आज पहुंचा हूं प्राचा जी के पास। इनसे समझते हैं कि आखिरकार हाथरस की इस घटना को लेकर सरकार जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, और वहां पर सबसे बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट का हुआ है, शेड्यूल ट्राइब का हुआ है। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि धर्म के बारे में मेरे अपने विचार हैं जो कि संवैधानिक हैं। हर एक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी है, उसको प्रोपोगेट करने की भी आजादी है, लेकिन धर्म के नाम पे खुद मुस्लिम समाज में भी अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जो जिनके लिए ये धंधा बन गया। वो सभी काम करते हैं जो हजारों साल से एक खास जो मनुवादी मानसिकता की कम्युनिटी है, जिसको वो माना जाता है, जो विश्वास रखती है कि लोगों को धर्म के जाल में फंसा के असली उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है और धर्म के एक तरीके से दुरुपयोग करके उनसे पैसा बटोरा जाए, उस काम पे मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और दूसरे समाजों में तो है ही। तो मैं इसके खिलाफ हूं बात, दरअसल कि धर्म के नाम पे लोग पैसे बटोरे, मैं उसके सरासर टोटली खिलाफ हूं। लेकिन जो एक ये, क्योंकि मैं इसलिए भी खिलाफ हूं कि ये एक तरीके का कार्टेल बन गया है, एक तरीके का एंटरप्राइज बन गया है, जो पैसे कमाने का, धर्म का दुरुपयोग करके पैसे कमाने का जरिया बन गया। लेकिन अब ये जो कार्टेल बना हुआ है, जो ये कुछ धर्मगुरु ऐसे भी हैं जो उन समाज से नहीं आते, जो हजारों साल से जिनका इस धर्म के कार्य क्रियाकलापों में वर्चस्व था। आशाराम बापू साहब जैसे हो गए, जो हमारे ये धीरेन्द्र शास्त्री, क्या नाम है उनका, जो बागेश्वर धाम के शास्त्री हैं। अब ये लोग जो हैं एक प्रकार से कितने जो भी कार्य कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए पूरा इकोसिस्टम लग जाता है, टेलीविजन चैनल्स लग जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन लोगों के इस काम में हिस्सेदारी है उनकी, और हर तरह की हिस्सेदारी है। इसीलिए तो जमीन पे बैठ के इंटरव्यू लेते हैं बागेश्वर धाम का, लेते हैं ना बागेश्वर धाम साहब का। और वो अब क्योंकि उनका तो एंटरप्राइज है, वो दुबई भी चले गए और वहां जाके कुछ और बोलते हैं, यहां जाके कुछ और बोलते हैं। तो ये सब एक एंटरप्राइज है। तो अब उस एंटरप्राइज में अगर कोई दूसरे व्यक्ति जो उस मुट्ठी भर लोगों के समुदाय से बाहर के आते हैं, वो अगर कोई इस एंटरप्राइज में कदम बढ़ाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आप लोग देखेंगे उनको ये गोलबंदी, लामबंदी करके उनके खिलाफ साजिश करते हैं। तो जो हाथरस की घटना हुई है उसको, मेरा ये मानना है, उस पर जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो इस एंगल से भी होनी चाहिए कि क्या ये एक जो धर्मगुरु, एक जो एक शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, तो इसका मतलब वो हिस्सेदारी वहां से जो एक खास कम्युनिटी, जो एक खास कास्ट के लोग रखते हैं, जो पूरा का पूरा वर्चस्व है इस काम पे, उसके लोग वो छीन रहे थे वहां से और अपनी तरफ ला रहे थे। तो ये तो एक तरीके से बिजनेस राइवलरी हो जाती है ना। तो अब जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे यूसुफ लुलू या अडानी जी पेट्रोलियम का काम अंबानी साहब से छीनना चाहेंगे, तो वो तो उस पर अटैक करेंगे ना हर तरीके से।
तो ये उस तरीके की इन्वेस्टिगेशन इस पे होनी चाहिए कि क्या जो ये हाथरस में जो घटना हुई है, जो एक शेड्यूल कास्ट समाज से जो बाबा आते थे, उनके खिलाफ किसी दूसरे ग्रुप ने साजिश करके तो ये भगदड़ नहीं कराई। क्योंकि ये बात देखिए, सबसे आखिरी शक, अगर मैं कोई खुद व्यक्ति कोई एक प्रोग्राम करा रहा है तो वो अपना प्रोग्राम खुद तो खराब नहीं करेगा ना, बल्कि पूरी कोशिश ये करेगा कि उसका स्वयं का प्रोग्राम खराब ना हो, किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, जो उसके मानने वाले हैं या जो उसके चाहने वाले हैं वो हर तरीके से सुरक्षित रहें। तो उसके ऊपर शक आखिरी जाना चाहिए, आखिरी व्यक्ति वो होना चाहिए जिसके ऊपर शक जाए, जो उसके राइवल्स हैं उनके ऊपर शक पहले जाना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर कानूनी परमिशन लेता है ना किसी फंक्शन को करने की, तो जिम्मेदारी सारी सरकार की हो जाती है, सरकार की हो जाती है, क्योंकि वो परमिशन मिली हुई है। अगर कोई भी इस प्रकार की घटना हुई तो वो पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। और जो लोग साजिश करके उनके खिलाफ एक लामबंदी करके ऐसा दिखा रहे हैं कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो बाकी सब लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो उस साजिश का हिस्सा भी हो सकते हैं। इस पे इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से पूरी जो क्रिमिनल मीडिया जिसे मैं कहता हूं वो पूरी तरीके से हमलावर हो गई है, वो देखना चाहिए। क्योंकि उसके वो आखिरी, जैसे मैंने कहा ना, वो आखिरी सस्पेक्ट होने चाहिए उसके, क्योंकि वो अपना प्रोग्राम खुद तो खराब नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल, मीडिया एक जो है आप कह सकते हैं एक तरीके का एंगल बना रही है, और जैसा कि इन्होंने जिक्र भी किया, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और इतने ज्यादा लोगों ने अपनी जान को गंवाया है। अलग अलग आंकड़े हैं जरूर, तो इन लोगों की जान जाने के पीछे जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? देश जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है इस पूरे मामले पर कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। देखिए, गिरफ्तारी और जिम्मेदारी किसकी है? स्थानीय प्रशासन की। और गिरफ्तारी भी स्थानीय प्रशासन की होनी चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद ये ढूंढा जाना चाहिए कि किस व्यक्ति ने ये भगदड़ कराई। क्या ये अपने आप हो गई या किसी साजिश के तहत कराई गई है? तो सबसे पहले गिरफ्तारी प्रशासनिक लोगों की होनी चाहिए, उसके बाद किसी और की गिरफ्तारी की बात आनी चाहिए या किसी के ऊपर इल्जाम लगाने की भी बात आनी चाहिए। सबसे बड़ा फेलियर वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, पुलिस के अधिकारी थे, जो वहां का जो डीएम होंगे, उनकी जिम्मेदारी है। पहला अरेस्ट उनका बनता है, उसके बाद किसी की बात बनती है। एक सवाल, तमिलनाडु की एक बड़ी घटना घटी है बीएसपी के एक बड़े चेहरे के साथ, जो है आप कह सकते हैं कि लोगों ने वहां पर जिस तरीके की ज्यादती की, उनकी जान तक ले ली गई है, और ये कहीं ना कहीं उन तमाम दबे कुचले समाज के लिए एक बड़ा आप कह सकते भयावह माना जा रहा है। क्या वाकई आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है खास तबके के द्वारा? देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि वहां तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, और जो ये हत्या की गई है, ये डीएमके की सरकार के लिए खतरे की घंटी है। डीएमके की सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि तमिलनाडु में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है, और फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि काफी हद तक वोट उनके बड़े हैं वहां पे, वो भी उनके जेन्युइन वोट हैं ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जो भी उन्होंने मैनिपुलेशन करके, धोखाधड़ी करके जितने भी वोट लिए, वो वहां पे इससे ज्यादा वोट लेना चाहते थे और सफलता प्राप्त करना चाहते थे। तो तमिलनाडु की सरकार को बदनाम करने के लिए ये काम हो किया जा सकता है। तो इस बात की अच्छी तरीके से डीएमके की सरकार को, स्टालिन साहब की सरकार को जांच करानी चाहिए, ये खतरे की घंटी मारनी चाहिए। क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, भाई ये बसपा के प्रेसिडेंट को मारना पूरी तरीके से एक साजिश लगती है कि मुझे किसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी डीएमके सरकार से नाराज हो, तो ये उस साजिश का हिस्सा हो सकता है। इस पे बहुत ही गहन छानबीन होनी चाहिए। और मुझे डर इस बात का भी है कि अमित शाह साहब जो है ना, इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए या सीबीआई से कराने की कोशिश करेंगे, उससे भी डीएमके को होशियार होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये जो है बड़ी घटना, दो बड़ी घटना हाथरस की और तमिलनाडु की, जिन घटनाओं को लेकर के अब समाज फिर से एक बार आक्रोशित होता हुआ नजर आ सकता है, सड़कों पर आपको देखने को मिल सकता है। महमूद पराचा जी ने इन तमाम सवालों का जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।